चैप्टर्स 1865, 1866, 1867, 1868। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1865 नया डाउ मार्क, वेनरेबल्स के रास्ते। क्रेज डेमन केव, छाती मंजिल। बुरी तरह से घायल अजीब लोग जमीन पर पड़े थे। सीक्रेट स्कीमर घुटनों पर बैठा नॉट इमॉर्टल को ठीक कर रहा था, अपने जख्मों को फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए। नॉट इमॉर्टल ने धीरे से अपनी उंगली खोली। पहले तो वो थोड़ा चक्का गया था, लेकिन जल्द ही होश में आते हुए उसने खुशी से शुक्रिया अदा किया। मैं सच में बच गया, लीडर, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। फिर उसने शक से पूछा, फैंग युआन कहाँ है? रुको एक मिनट, वो टाइम पर पीछे नहीं हट पाया? सीक्रेट स्कीमर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी 7वीं मंजिल पर है। लेकिन उसके जाते जाते जो शब्द वो सही थे, अस दूरी से पीछे हटने के लिए उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। नॉट इमॉर्टल हैरान रह गया, और काफी देर बाद उसने आ भरी। इसे ही कहते हैं जिंदगी। कौन सोच सकता था कि इतना ताकतवर फैंग युआन यहां खत्म हो जाएगा। बेशक फैंग युआन का नाम इतना मशहूर था, लेकिन नॉट इमॉर्टल को नहीं लगता था कि उसके बचने का कोई खास चांस है, क्योंकि नॉट इमॉर्टल जानता था क्रेज डेमन केव की खौफनाक ताकत के बारे में। सीक्रेट स्कीमर ऐप शांत हो चुका था, उसके चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव ये शायद विश्वास करने लायक ना हो, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि फैंग युआन बच सकता है। हालांकि मेरा दिमाग कहता है कि यह नामुमकिन है और मैं उसके बचने का कोई तरीका भी नहीं सोच पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है। लीडर, आप एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल हैं। नॉट इमॉर्टल भी हैरान था। क्या एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल का हर एहसास सही होना जरूरी है? सीक्रेट स्कीमर ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। शायद यह फैंग युआन के लिए बस मेरी एक उम्मीद है। वो बहुत स्ट्रांग है, हमसे कहीं ज्यादा। पूरी दुनिया उससे हिली हुई है और हेवनली कोर्ट भी उससे निपट नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा कैरेक्टर क्रेज डेमन केव के अंदर खत्म होने जा रहा है। शायद उसका अंजाम हाई फ्यूचर में हमारा अंजाम होगा। मुझे जरूर हमदर्दी महसूस हो रही है। नॉट इमॉर्टल खामोश रहा। काफी देर बाद सीक्रेट स्कीमर ने चुप्पी तोड़ी। चलो पीछे हटेते हैं और ठीक से आराम करते हैं। जब ये शैतानी आवाजें पूरी तरह से बैंड हो जाएंगी, तब हम 7वीं मंजिल पर फैंग युआन को ढूंढने जाएंगे। नॉट इमॉर्टल ने हाँ में सिर हिलाया, जबकि वो जानता था कि फैंग युआन के बचने का चांस ना के बराबर है। वो मुश्किल से उठा, लेकिन उसका शरीर लड़खड़ाया और गिर गया। किस्मत से सीक्रेट स्कीमर ने यूज टाइम पर पकड़ लिया। सीक्रेट स्कीमर ने यूज सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, अंदर घुसती हुई शैतानी आवाजों का सामना करते हुए। आगे का रास्ता अंधेरे से ढका हुआ था। दोनों धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए। दोनों हाय लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 7वीं मंजिल पर फैंग युआन अभी भी जिंदा था और उसने एक नई खोज भी कर ली थी। ये एक नई तरह का डाउ मार्क है। फैंग युआन की निगाहें हैरानी से चमक उठी। चौंधिया देने वाली डाउ मार्क की लहरों में उसने कुछ बिल्कुल नए डाउ मार्क्स को खोजना शुरू कर दिया था। फैंग युआन अब पहले जैसा नहीं था। उसने हर पथ में काफी सुधार किया था और कई वेनरेबल्स की सच्ची विरासत हासिल की थी। उसकी नजर बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से श्योर था कि उसने इस तरह का डाउ मार्क पहले कभी नहीं देखा था। ये एक बिल्कुल नया डाउ मार्क था। ये डाउ मार्क्स शुरुआत में शांत क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत कम थे और हर तरफ बिखरे हुए इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अभी अस शैतानी आवाज की वजह से हर तरह के डाउ मार्क्स लगातार हिल रहे हैं, और अलग अलग डाउ मार्क्स के टकराव की वजह से एक जैसे पथ के डाउ मार्क्स एकजुट होने लगे हैं। इससे इन नए डाउ मार्क्स का साइज बढ़ गया और उन्हें खोजना आसान हो गया। फैंग युआन ने तेजी से इसकी वजह का अंदाजा लगा लिया। जब शैतानी आवाजें अभी शुरू ही हुई थी, तब हर तरह के डाउ मार्क्स आपस में मिक्स दिए और बेतरतीबी से बुने हुए कॉम्प्लेक्स और रंग बिरंगे। कुछ देर तक शैतानी आवाजों के गूंजने के बाद हर पथ के डाउ मार्क्स एक साथ इकट्ठे हो गए और एक यूनाइटेड रंग बना लिया। ये पहले से कहीं ज्यादा साफ और शानदार था। फैंग युआन के सामने मेटल पाथ के डाउ मार्क्स एक विशाल सुनहरे अजगर की तरह रिंग रहे थे। उसके बाईं तरफ सोल पाथ के डाउ मार्क्स और भी बड़े थी। वो एक शहर की दीवार जितने बड़े काले बादलों की तरह थे और शान से आगे बढ़ रहे थे। फैंग युआन के पैरों के पास वो बिल्कुल नया डाउ मार्क था। वो एक धीरे से बहती हुई नदी जैसा था। फैंग युआन रुका और उस ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा हैरानी से भर गया। अस नए डाउ मार्क से उसने तलवारें और खंजर देखे, उसने कुल्हाड़ियों और बर्छों को सूंघा, उसने हथौड़ों और भालों को महसूस किया, उसने तीरों और डार्ट्स को सुना। फैंग युआन के चेहरे पर गंभीरता छा गई जब उसने सोचा,
ये नया डाउ मार्क एक बिल्कुल नए पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ये पाथ काफी बड़ा है, इसमें असल में तलवारें, खंजर, कुल्हाड़ियां, बर्छे और दूसरे हथियार शामिल हैं। अगर फ्यूचर में कोई इस पाथ को बनाता है तो ये यकीनन स्वॉर्ड पाथ और ब्लेड पथ को अपने अंदर समा लेगा। इस नए पथ की लड़ाई की ताकत बहुत स्ट्रांग होगी और इसमें साफ तौर पर ह्यूमन पथ की भी बहुत सी गहराइयां हैं। लेकिन जल्द ही फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया, मगर कौन जानता है कि इस पथ को बनाने में कितनी पीढ़ियां लगेंगी और कितना वक्त लगेगा। शायद किसी के पास इस पाथ को बनाने का विचार और नींव हो। अगर वो इस सीन को देख पाए तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। या शायद दुनिया में किसी को ये ख्याल ही नहीं आएगा, ये पथ हमेशा जमीन में गहरी दबी एक खजाने की संदूक की तरह छुपा रहेगा और उस खोलने के लिए कभी कोई नहीं आएगा। फैंग युआन को कोई अफसोस महसूस नहीं हुआ। गू दुनिया में ये सिचुएशन नॉर्मल थी। एक आम कहावत थी, मौके की कमी के कारण प्रतिभा अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। हर किसी को अपनी प्रतिभा को निकलने के लिए एक स्काउट की जरूरत होती है। असल में एक बेहतरीन पथ को उस निकलने के लिए टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है। फैंग युआन इसका इस्तेमाल एक नया पथ बनाने के लिए नहीं करना चाहता था। उसके पास पहले से ही कल्टिवेट करने के लिए इतने पाथ्स थे कि वो उन्हीं में उलझा हुआ था। ऊपर से एक नया पथ बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत थी। उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं था। फैंग युआन आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने बहुत से नए डाउ मार्क्स देखे। कुछ डाउ मार्क्स एक गोल और चिकनी गेंद में इकट्ठे हो गए थे। फैंग युआन को उससे GHAS की हल्की महक आती महसूस हुई, लेकिन जब उसने ध्यान से सूंघा तो यूज लगा जैसे ये खाने की खुशबू हो। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, क्या ये अफवाहों वाला पिल पाथ डाउ मार्क था? वहां डाउ मार्क्स का एक पैच भी था जो जमीन पर एक कालीन की तरह फैला हुआ था। ये साफ तौर पर एक ही तरह का डाउ मार्क था, लेकिन उसकी सतह पर रोशनियां आपस में इस तरह बुनी हुई थी कि कभी पहाड़ और नदियां बन जाती और कभी पक्षी और जानवर। जब दूसरे डाउ मार्क्स सैलाब की तरह आए तो डाउ मार्क्स का ये पैच हवा में पत्तों की तरह बन गया और उड़ गया, हल्के से दूसरे डाउ मार्क्स की सतह पर चिपक गया। इसने अनबाहरी डाउ मार्क्स पर कोई असर नहीं डाला और न ही उसका छोटा सा वजूद टूटा। ये सच में जादुई था। ये देखते हाई फैंग युआन का दिल हल्का सा कांप गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह पेंटिंग पाथ डाउ मार्क्स हैं। उसका मन इन डाउ मार्क्स को लेने का हुआ, लेकिन अभी शैतानी आवाजें गूंज रही थी और उसके पास डाउ मार्क्स को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। फैंग क्लैन के पास थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत और वो इमॉर्टल गू हाउस थीव्स दी है। अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं तो क्या मैं यहां के डाउ मार्क्स चुरा सकता हूं? फैंग युआन का दिल हिल गया जब उसे एक इंस्पिरेशन मिली। क्रेज डेमन केव में इमॉर्टल मटेरियल्स आम थे, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि इन इमॉर्टल मटेरियल्स में जो डाउ मार्क्स द वो केओटिक दी और हर पाथ के थे। इमॉर्टल मटेरियल्स बेकार द, लेकिन डाउ मार्क्स नहीं। फैंग युआन ने अपने खिलाफ साजिश का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फैंग दी चांग से निपट लिया। ए फ्लैट का फैंग दी चांग उसका क्लोन था। फैंग युआन ने फैंग दी चांग की आत्मा से फैंग क्लैन की लगभग सारी इंफॉर्मेशन लूट ली थी। उसमें नेचुरली थीव्स डे भी शामिल था। यह वाकई थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का इमॉर्टल गू हाउस था, लेकिन यह बहुत टूटा फूटा था क्योंकि इसमें थेफ्ट पाथ शामिल था जिसमें फैंग क्लैन माहिर नहीं था। जब फैंग क्लैन ने यह इमॉर्टल गू हाउस हासिल किया था, उन्हें इसका पूरा कंटेंट नहीं मिला था, इसलिए वो इसे रिस्टोर नहीं कर पाए थे। ए फ्लैट के थीव्स डे में सिर्फ एक हाई एबिलिटी थी, वो ये थी कि एक थेफ्ट पाथ इमॉर्टल मटेरियल को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करो। इमॉर्टल मटेरियल में थेफ्ट पाथ डाउ मार्क्स तुरंत कंज्यूम हो जाएंगे और बाहरी दुनिया के डाउ मार्क्स चुरा लिए जाएंगे। चुराए गए डाउ मार्क्स इन थेफ्ट पाथ इमॉर्टल मटेरियल से जुड़ जाएंगे। आखिर में यह इमॉर्टल मटेरियल्स हर पथ के बेतरतीब डाउ मार्क्स से भर जाएंगे और उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। यह क्रेज डेमन केव की सिचुएशन जैसा ही था। थीव्स ये के पास बाहरी दुनिया के डाउ मार्क्स चुराने की एबिलिटी तो थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं था। यही मुख्य कारण था कि फैंग युआन ने थीव्स डे को छीनने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन यहां सिचुएशन अलग है। जब ये एक जैसे डाउ मार्क्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मीन थीव्स डे का इस्तेमाल करके रिस्पेक्टिव पाथ्स के इमॉर्टल मटेरियल्स बना सकता हूं। इन इमॉर्टल मटेरियल्स में एक जैसे डाउ मार्क्स होंगे और उन्हें यूज किया जा सकना चाहिए। इस ख्याल से फैंग युआन के सीने में हल्की गर्माहट होने लगी। अगर यह आइडिया काम कर गया तो उसके पास एंडलेस रैंक 8 और यहां तक कि रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स बनाने का एक जरिया होगा। यह कितनी बड़ी दौलत थी, फैंग युआन भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। बनाए गए इमॉर्टल मटेरियल्स को न सिर्फ ट्रांजैक्शंस और गू रिफाइनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि उन्हें रिस्पेक्टिव पाथ्स को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था।
जैसे कि इन नए डाओ मार्क्स का इस्तेमाल करके पेंटिंग पाथ, पिल पाथ और दूसरे पाथ्स के इमॉर्टल मटेरियल्स बनाना। यह इमॉर्टल मटेरियल्स करस्पॉन्डिंग पाथ को बनाने के लिए एक बेहतरीन रेफरेंस थे। लेकिन एक जैसे डाओ मार्क्स सिर्फ तभी इकट्ठे हो सकते हैं जब शैतानी आवाजें आती हैं। इस टाइम पर इमॉर्टल मूव्स को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। इमॉर्टल मूव के डाओ मार्क्स के आइडेंटिकल अरेंजमेंट के कारण केओटिक हो सकते हैं, ये फेल हो जाएगा और बैकलैश होगा। थीव्स ये की तो बात ही छोड़ो, मैं शायद उस बाहर भी नहीं ला पाऊंगा। वो सॉवरन इमॉर्टल बॉडी नहीं है, उस बाहर लाने पर कन्फ्लिक्टिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा और वो टूट जाएगा। फैंग युआन शांत हो गया। उसके आइडिया को पूरा करने में बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। उसकी ऐप की फाउंडेशन यूज दुनिया को नीची नजर से देखने देती थी, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं थी। फैंग युआन ने एक भरी और यूएस ख्याल को फिलहाल के लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। आगे चाहे जो भी डाओ मार्क्स हो, वो सब उसके लिए हल्की हवा के झोंके की तरह बेअसर थे। कुछ ही देर बाद उसने ड्रीम पाथ डाओ मार्क्स देखे। क्रेज डेमन केव में ये कहा जा सकता था कि हर तरह के डाओ मार्क्स थे, यहां तक कि ड्रीम पाथ डाओ मार्क्स भी शामिल थे। फैंग युआन ने सावधानी से रुककर जांच की, तब उस पता चला कि ड्रीम पाथ डाओ मार्क्स भी उसके लिए बेअसर थे। ये सिर्फ डाओ मार्क्स थी और कोई ड्रीम रेल्म नहीं। सॉवरन इमॉर्टल बॉडी के लिए ये सिर्फ एक तरह का हिलता हुआ इमॉर्टल मटेरियल था। अगर ये एक ड्रीम रेल्म होता तो फैंग युआन को रास्ता बदलना पड़ता। फैंग युआन एक सीधी लाइन में चलता रहा, उसका रास्ता भी रोक टोक था। शैतानी आवाजों की गूंज ने उस कुछ परेशानी दी। किस्मत से उसने एक बेहतरीन तरीका बना लिया था। यह किलर मूव खास तौर पर बनाया गया था और एक्टिवेट होने पर लंबे समय तक चल सकता था। हालांकि शैतानी आवाजों की गड़बड़ी से लॉन्ग टर्म इफेक्ट शॉर्ट टर्म बैन गया, सब कुछ फैंग युआन की बर्दाश्त के अंदर था। अगर उसका दिमाग शैतानी आवाजों से खराब हो भी जाता और वो मार्काट पर उतर आता, इस जमीन पर कोई भी ऐसा जीव नहीं था जो उस धमका सकता। अगर वो किसी बड़े पत्थर से टकरा भी जाता, सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सुरक्षा की गारंटी देता। आसपास अनियमित और उथल पुथल भरी रंग बिरंगी लहरें थी। कभी वो एक विशाल सुनामी की तरह होती, कभी वो दौड़ते हुए घोड़ों के झुंड की तरह, कभी वो एक झरने की तरह, और कभी वो आसपास उड़ते हुए पक्षियों की तरह। और फैंग युआन इन सब के बीच में चल रहा था। अगर थ्री क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स यह सीन देखते तो उनके जबड़े हैरानी से गिर जाते। ये उनके कॉमन सेंस को पलटना नहीं था, ये यूं सीधे सीधे चकनाचूर करना था। फैंग युआन और गहराई में गया, ऐसी गहराइयों तक पहुंच गया जिनकी थ्री क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब वो आखिरकार 8वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने हल्के से हैरानी जाहिर की और रुक गया। उसने असल में 3 रास्ते देखे। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, उसके आसपास किस्मत हो रही थी। एक रास्ता अंधेरा और खौफनाक था, मारने का इरादा उसमें भरा हुआ था। एक रास्ता विनम्र और सादा था, एक नेक औरा दे रहा था। फैंग युआन की ईंट चमक उठी जब वो समझ गया, ये 3 रास्ते शायद गुजरे हुए वेनरेबल्स के निशान हैं। ये रास्ते लक पाथ, सोल पाथ और अर्थ पाथ डाओ मार्क्स से भरे हुए हैं। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के होने चाहिए। यह 3 वेनरेबल्स यहां आए थे। जोरदार शैतानी आवाजों और केओटिक डाओ मार्क्स ने एक खौफनाक सिचुएशन बना दी थी। ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो लगभग किसी भी गू इमॉर्टल को बिना कोई निशान छोड़े मिटा सकती थी। लेकिन इन 3 रास्तों के डाओ मार्क्स बेहद मजबूत थे। भले ही हर तरह के डाओ मार्क के करंट टकरा रहे थे, निगल रहे थे और एक दूसरे से भिड़ रहे थे, इन 3 रास्तों के डाओ मार्क्स अपनी जगह पर स्थिर थे। बस इतना था कि कुछ डाओ मार्क्स किनारों से उखाड़ गए थे जैसे वो कचरा या मलबा हो। फैंग युआन ने अपनी ईंट हल्की सी सिकोड़ी। वो जानता था कि उसके पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी है जिसके पास नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाओ मार्क्स हैं, इसलिए वो यहां आ सका। ये चीटिंग करने जैसा था। लेकिन वेनरेबल्स अलग थे। वेनरेबल्स के डाओ मार्क्स आपस में टकराते थे। वो यहां इसलिए आ पाए क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती आगे बढ़कर रास्ता बनाया था। ये थी 3 वेनरेबल्स की सुप्रीम पावर। 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स की प्रतिभा और उपलब्धि का लेवल दुनिया में कम ही देखने को मिलता था, लेकिन उन्हें अभी भी चलने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ता था। लेकिन वेनरेबल्स को इसकी जरूरत नहीं थी। वो जहां भी चलते थे, वो खुद ही एक सुप्रीम रास्ता बन जाता था। फैंग युआन को यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि वेनरेबल्स यहां आए थे। उसने इसका कुछ हद तक अंदाजा पहले ही लगा लिया था। आखिरकार लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ओल्डन एंटिक्विटी इरा का एक शख्स था, प्राइमोर्डियल ओरिजिन और स्टार कॉन्स्टलेशन के बाद इतिहास का तीसरा वेनरेबल।
उसका क्रेज डेमन केव आज तक चला आ रहा था, हालांकि यह अलग थलग था। अगर 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स इस राज को ढूंढ सकते थे तो दूसरे क्यों नहीं? गु इमॉर्टल्स के बीच सुप्रीम बीइंग्स होने के नाते ये वेनरेबल्स खौफनाक अस्तित्व थे। उनका इस जगह को खोज लेना लॉजिकल था। सिर्फ अनजान और भोले भाले नौजवान ही ये सोचते कि बेशकीमती विरासत, खजाने और लेगेसीज जो किसी ने पहले कभी नहीं खोजी, वो खास तौर पर उनके लिए ही राखी गई होंगी। इंसान आम होते हैं, लेकिन हर इंसान यूनिक होता है। अगर तुम्हें ऐसी किस्मत वाली मुलाकात मिल सकती है तो दूसरों को क्यों नहीं? लेकिन सिर्फ इन्हीं 3 वेनरेबल्स के निशान क्यों हैं? इन 3 वेनरेबल्स द्वारा छोड़े गए रास्ते सिर्फ 8वीं मंजिल के प्रवेश द्वार के पास ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसके दिमाग में कुछ शक था, लेकिन फैंग युआन रुका नहीं और 8वीं मंजिल के प्रवेश द्वार से कूद गया। उसके सामने का अंधेरा एक पाल में गुजर गया। अगले हाईपाल फैंग युआन ठोस जमीन पर उतरा। ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन हक्का बक्का रह गया। क्रेज डेमन केव की 8वीं मंजिल ने एक ऐसा नजारा दिखाया जो उसकी उम्मीद से कहीं परे था। इसका 7वीं मंजिल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। चैप्टर 1866 8वीं मंजिल हेवन पाथ। ये एक विशाल घास का मैदान था। हरी घास, नीला आसमान और सफेद बादल। आसमान में सूरज नहीं था लेकिन रोशनी थी। वहां बहुत से खूबसूरत जंगली फूल थे जो पूरी तरह से खिले हुए थे। फूलों की तेज खुशबू हवा में तैर रही थी और हल्की हवा के साथ फैंग युआन के चेहरे से टकरा रही थी। फैंग युआन हैरान रह गया। यह क्रेज डेमन केव की 8वीं मंजिल है? वो चकित था। 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स के अनुमान के मुताबिक क्रेज डेमन केव की आखिरी 3 मंजिलें 7वीं मंजिल के सीन जैसी होनी चाहिए थी, जहां हर तरफ केओटिक डाउ मार्क्स हों। 8वीं मंजिल का डाउ मार्क स्केल निश्चित रूप से 7वीं मंजिल से बड़ा होगा। और 9वीं मंजिल में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल द्वारा बनाया गया इमॉर्टल फॉर्मेशन था। इस इमॉर्टल फॉर्मेशन का कोर था ऐतिहासिक रैंक 9 इमॉर्टल गु डेरिवेशन। लेकिन जब फैंग युआन 8वीं मंजिल में दाखिल हुआ, उसने पाया कि यह असल में एक छोटी सी दुनिया थी। क्या मैं किसी ब्लेस्ड लैंड में आ गया हूं? एक ख्याल फैंग युआन के दिमाग में उभरा, लेकिन उसने जल्द ही इस अंदाजे को खारिज कर दिया। जब उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके आसपास की जांच की, तो उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव आया। ये दुनिया आम नहीं लगती। ये कोई नॉर्मल ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन नहीं है। ये दुनिया थोड़ी कमजोर है। जैसे हाईफैंग युआन सोच रहा था, उसने एक जोरदार कड़कने की आवाज सुनी। आसमान में एक विशाल दरार बिजली की तरह फैल गई, जो पूरी जमीन तक फैली हुई थी। अस्पैल फैंग युआन के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसके दिमाग में खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। यूज इस विशाल दरार से एक गहरा खतरा महसूस हुआ। यूज यकीन था कि जैसे ही उस छुआ जाएगा, वो मर जाएगा। अगर वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करता, तो भी वो शायद कुछ सांसों तक ही टिक पाता। किस्मत से, हालांकि दरार बहुत तेज थी, उसका फोकस फैंग युआन पर नहीं था। फैंग युआन ने कड़कने की आवाज सुनते ही आसानी से खुद को बचा लिया। ये एक छोटी दुनिया की आवाज है। ये टूट रही है और जल्द ही खत्म होने वाली है। फैंग युआन ने ठंडी और अलग नजर से सब कुछ नापा। वो विशाल दरार लगातार बढ़ रही थी और फैल रही थी। छोटी दुनिया जैसे 2 हिस्सों में कट गई थी और जल्द ही पूरी तरह से अलग हो जाएगी। नीला आसमान, सफेद बादल, घास का मैदान और फूल, सब कुछ यूएस दरार ने निगल लिया। लेकिन दरार में कुछ भी नहीं था, जैसे कि वो एक बेजोड़ खूंखार जानवर हो जो हमेशा भूखा रहता है। फैंग युआन की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। ये फैंटम पाथ की ताकत है, एक वॉइड टेयर। ये देखकर उसने जल्दी से खुद को छुपाने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल किए। दरार उसकी तरफ फैली। फैंग युआन ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को उसमें फेंक दिया। वो दरार में दाखिल हुआ, लेकिन उसको कोई विनाशकारी हमला नहीं झेलना पड़ा। जब वॉइड टेयर फैलना शुरू हुआ था, तब वो बहुत खतरनाक था। लेकिन उसकी ताकत फैल जाने के बाद फैंग युआन मुश्किल से ही उसके अंदर खुद को बचा पा रहा था। छोटी दुनिया छोटी से छोटी होती जा रही थी, जबकि वॉइड टेयर बड़ा से बड़ा होता जा रहा था। फैंग युआन दरार के साथ और ऊपर उड़ता गया और जल्द ही इस छोटी दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में आ गया। ये है, उसका शरीर और मन इस नज़ारे पर कांप उठा। वो एक पानी के कीड़े जैसा था जो अचानक एक विशाल समुंदर में आ गया हो। ये समुंदर था वॉइड। यह वॉइड विशाल और चौड़ा था, जिसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं था। फैंग युआन उसके अंदर एक बहुत ही मामूली अस्तित्व था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ अनगिनत दुनियाएं थी। ये दुनियाएं रंग बिरंगे हवा के बुलबुलों जैसी थी। कुछ अभी बन रही थी, कुछ मजबूती से बढ़ चुकी थी और कुछ नाश्त हो रही थी। वो छोटी दुनिया जिसमें फैंग युआन पहले था, वो नाश्त हो रही थी। बस कुछ ही समय में
उसके सिर्फ 2 चांद के आकार के टुकड़े बचे थे। फैंग युआन का मुंह थोड़ा सा खुला, लेकिन वो हैरानी से कुछ कह नहीं पाया। यूज अचानक एहसास हुआ कि यह 8वीं मंजिल का असली रूप था। 7वीं मंजिल में अनगिनत डाउ मार्क्स थे, जबकि 8वीं मंजिल में एक अनंत वॉइड था। और इस वॉइड में अनगिनत दुनियाएं पैदा हो रही थी और नाश हो रही थी। ये फैंग युआन ने एक अजीब हरकत देखी। जिस छोटी दुनिया में वो पहले था, वो पूरी तरह से नाश हो चुकी थी, पीछे सिर्फ एक लंबा सफेद धागा छोड़कर। ये धागा वॉइड से भी नाश नहीं हो सकता था, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत था। ये एक डाउ मार्क था। हालांकि ये सिर्फ एक डाउ मार्क का धागा था, ये असाधारण था और डाउ मार्क की रोशनी से चमक रहा था। ये कैसा डाउ मार्क है? फैंग युआन ने ये डाउ मार्क पहले कभी नहीं देखा था और पूरे ध्यान से उस देख रहा था। ये बहुत साफ था कि ये डाउ मार्क असाधारण से भी परे था। क्योंकि इस छोटी दुनिया का अपना आसमान और जमीन था, इसलिए उसमें स्पेस पथ था, जीव हिलते दर्द, इसलिए यूएस में टाइम पाथ था, वहां घास और फूल थे, इसलिए उसमें वुड पथ था, वहां जमीन थी, इसलिए उसमें अर्थ पथ था, वहां बादल द, इसलिए उसमें क्लाउड पथ था। लेकिन ये डाउ मार्क्स अब अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि उन्हें वॉइड ने नाश कर दिया था। सिर्फ ये पारदर्शी सफेद धागे जैसा डाउ मार्क बचा था। इस डाउ मार्क से फैंग युआन ने स्पेस पाथ देखा, टाइम पाथ महसूस किया, वुड पाथ चखा और क्लाउड पाथ फील किया। ये किस पथ का डाउ मार्क है? इसमें असल में एक तरह की सर्वसमावेशी क्षमता है। फैंग युआन उलझन में था, जब अचानक उसने एक जवाब सोचा। समझ गया, यह हेवन पाथ है, हेवनली डाउ के डाउ मार्क्स। यूज अजीब लगा था जब वो 7वीं मंजिल में घूम रहा था। उसने हर तरह के डाउ मार्क्स देखे, जिसमें ड्रीम पथ भी शामिल था, साथ ही दूसरे बिल्कुल नए डाउ मार्क्स भी। लेकिन 2 तरह के डाउ मार्क्स गायब थे। एक था ह्यूमन पाथ और दूसरा था हेवन पाथ। फैंग युआन ने ह्यूमन पाथ डाउ मार्क्स देखे थे, लेकिन ये पहली बार था कि वो हेवन पाथ डाउ मार्क्स देख रहा था। दूसरे सभी डाउ मार्क्स नाश हो गए, सिर्फ हेवन पाथ डाउ मार्क्स बचे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? फैंग युआन ने इस हेवन पाथ डाउ मार्क को टिकटिकी लगा कर देखा। धागे जैसा हेवन पाथ डाउ मार्क हवा में तैरता हुआ लग रहा था। वो चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी से चमक रहा था और उसकी हरकत ने फैंग युआन की नजर को गहराई से अपनी तरफ खींच लिया था। फैंग युआन सावधान था और उसने इस डाउ मार्क पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। वो डाउ मार्क के पीछे पीछे चला। कुछ देर उड़ने के बाद आगे वॉइड में अचानक एक अजीब बदलाव हुआ। लहरें उठी और एक भंवर तुरंत बन गया, इस हेवन पाथ डाउ मार्क को निगलते हुए। डाउ मार्क वॉइड भंवर में कुछ देर टिका रहा, फिर टूट गया। अस्पैल वॉइड भंवर हर तरह के रंगों में रंग गया, एक रंग बिरंगी घूमती हुई डिस्क बनाते हुए। भंवर काफी देर तक घूमता रहा और एक हल्की आवाज के साथ वो अचानक फट गया। इस एरिया का वॉइड अपनी शांति में वापस आ गया, लेकिन हवा में से अचानक एक नीला सफेद हवा का बुलबुला पैदा हो गया। ये हवा का बुलबुला शुरुआत में बहुत छोटा था, सिर्फ फैंग युआन की छोटी उंगली के साइज का, लेकिन जल्द ही वो तेजी से फैलने लगा। फैंग युआन ने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके चेक किया और हैरानी से पाया, ये नीला सफेद हवा का बुलबुला एक नई बनी छोटी दुनिया थी। इस छोटी दुनिया में जमीन तेजी से फैल रही थी, आसमान फैल रहा था, हर चीज किसी गहरे और रहस्यमय नियम के अनुसार नाटकीय रूप से बदल रही थी। कई सांसों के समय के बाद ये छोटी दुनिया पहले ही इतनी बड़ी हो चुकी थी कि फैंग युआन उसमें दाखिल हो सकता था। छोटी दुनिया की विकास की गति धीमी हो गई थी, अंदर सब कुछ धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। फैंग युआन यूएस में दाखिल हुआ। ये छोटी दुनिया अब वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले देखी थी। आसमान में बादल तैर रहे थे, हवा में द्वीप तैर रहे थे और अनगिनत विशाल हरी बेलें फैलकर एक जाल में बन गई थी जो इस दुनिया को घेरे हुए थी। ये वही हेवन पाथ डाउ मार्क है, लेकिन इस छोटी दुनिया का रूप काफी बदल गया है। फैंग युआन का दिमाग झटका, वो कुछ समझने ही वाला था लेकिन उस पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे कि वो एक दीवार से अलग हो। फैंग युआन को एक तेज पूर्वाभास था कि जैसे हाई वो इस इंस्पिरेशन को पकड़ लेगा और उस समझ लेगा, वो ताकत में एक बड़ी बढ़ोतरी हासिल कर सकता है। और ये बढ़ोतरी एक क्वालिटेटिव बढ़ोतरी थी। इसलिए उसने अपनी नजर इन छोटी दुनियों पर टिका दी, उनके जन्म और विनाश को देखते हुए। उसका शरीर और मन उसमें डूब गया था, वो पूरी तरह से जुनूनी हो गया था, खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। क्रेज डेमन केव की 7वीं मंजिल डाउ मार्क्स डिराइव करती है और ये 8वीं मंजिल दुनियाएं डिराइव करती है। नहीं, दुनियाएं डिराइव करना सिर्फ ऊपरी रूप है, असल में जो ये कर रही है वो हेवन पाथ डाउ मार्क्स डिराइव करना है। फैंग युआन ने ध्यान से देखा, आमतौर पर हर एक छोटी दुनिया के जन्म और विनाश के बाद
वो हेवन पाथ डाउ मार्क थोड़ा सा बढ़ जाता था। असलियत में सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। कभी कभी वॉइड भंवर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 से 4 हेवन पाथ डाउ मार्क्स एक साथ सोख लेता था। इन हेवन पाथ डाउ मार्क्स के बिखर जाने के बाद जो छोटी दुनिया बनती थी वो ज्यादा विशाल होती थी और उसकी नींव गहरा होती थी, तेजी से बढ़ती थी। लेकिन उसके विनाश के बाद वो सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 हेवन पाथ डाउ मार्क्स हाई छोड़ती थी। कुल लंबाई के मामले में पिछले 3 से 4 हेवन पाथ डाउ मार्क्स की लंबाई निश्चित रूप से नए डाउ मार्क्स की लंबाई से ज्यादा थी। हेवन पाथ डाउ मार्क्स का नुकसान भी हो सकता है, या शायद जो हेवन पाथ डाउ मार्क्स मैंने देखे हैं वो अभी तक यूएस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे हैं जो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल चाहते थे। वो ऐसे हेवन पाथ डाउ मार्क्स बनाना चाहते हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। अगर ऐसा है तो वो किस तरह के हेवन पाथ डाउ मार्क्स बनाना चाहते थे? फैंग युआन का दिमाग झटका जब उसने अचानक 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स के एनालिसिस के बारे में सोचा। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल अनंत जीवन की तलाश करना चाहता था, इसलिए वो अपने आखिरी सालों में क्रेज डेमन केव में बस गया, सही तरीके की खोज में। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल अनंत जीवन चाहता है, लेकिन हेवनली डाउ इसकी इजाजत नहीं देता। लेस देन ग्रेटर देन में लिखा है, फेट गु ये तय करता है कि दुनिया के हर जीव को मरना ही होगा और उनकी आत्मा को डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में वापस जाना होगा। फेट गु क्या था? गु आसमान और जमीन का सार थे। फेट गु असल में हेवन पाथ का एक टुकड़ा था। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल अनंत जीवन चाहता है, लेकिन वो हेवनली डाउ को बाईपास नहीं कर सकता। उसने ये समझा, इसलिए उसने सीधे हेवन पाथ को टारगेट किया और यूएस पर रिसर्च किया। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने एक बार हेवनली कोर्ट पर हमला किया था, लेकिन वो एक अदरवर्ल्डली डेमन नहीं था और फेट को नाश नहीं कर पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने और भी मेहनत की और आगे बढ़ा। वो जानना चाहता था कि वो फेट गु को क्यों नाश नहीं कर पाया और हेवन पथ की पूरी सच्चाई को समझना चाहता था। ऐसी एम्बिशन, ऐसे तरीक, फैंग युआन भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। तो मेन इन हेवन पाथ डाउ मार्क्स को कैसे कलेक्ट करूं? फैंग युआन बहुत परेशान था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, लेकिन वो बेकार थे। यूज एक पूर्वाभास भी था। अगर वो अभी थीव्स दे बाहर ले भी आए तो वो इन हेवन पाथ डाउ मार्क्स का कुछ नहीं कर पाएगा। थीव्स दे सिर्फ एक रैंक 8 थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू हाउस था और वो भी बहुत टूटा फूटा। और ये इमॉर्टल फॉर्मेशन साफ तौर पर रैंक 9 था। इसे खुद लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने बनाया था। मुझे सीधे इमॉर्टल फॉर्मेशन हाइलर लेना चाहिए। फैंग युआन एक और दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंचना है। 7वीं मंजिल में रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन 8वीं मंजिल पर फैंग युआन एक सीमाहीन वॉइड में था, बिना किसी निशान और सुराग के। वो 9वीं मंजिल में कैसे दाखिल होगा? फैंग युआन नहीं जानता था कि कौन सी दिशा चुननी है। वो सिर्फ बेमकसद भटक सकता था। ना जाने कितना वक्त बीत गया, उसने एक दुनिया खोजी। ए फ्लैट तक, ये सबसे बड़ी दुनिया है जो मैंने देखी है, लेकिन लगता है ये नाश होने वाली है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। फैंग युआन इस दुनिया में दाखिल हुआ। हम संत को प्रणाम करते हैं। इस दुनिया में असल में जीवित प्राणी थे। जब उन्होंने फैंग युआन को देखा तो वो तुरंत उत्साह से सजदे में झुक गए। सैंट, क्या आप इस दुनिया को बचाने के लिए एक डाउ फील्ड बनाने आए हैं? सैंट, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। इन जीवित प्राणियों का शरीर धुंधला था और इंसानी आकृति थी। उनके नाक और ईनी थी और वो बिना रुके बोल रहे थे। सैंट? फैंग युआन ने हल्की सी तेवर चढ़ाई, फिर तुरंत इसके पीछे का बड़ा मतलब समझ गया। इसका मतलब है मेरे जैसे और भी संत हैं? हाँ, एक संत जो हरा चोगा और सफेद पट्टी पहनते द, उनके हर कदम पर कमल खिलते थे। उन्होंने ग्रीन लोटस डाउ फील्ड बनाया था। एक और संत नंगे पैर दी और पीले कपड़े पहनते द, वो करुणा से भरे हुए द, उन्होंने येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड को बचाया था। एक और संत भी थे जिनका रूप खूंखार था। वो लंबे और हट्टा कट्टा द, उनके हर एक्शन से अनगिनत जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। उन्होंने सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड बनाया था। ये बादल जैसे लोग फैंग युआन को बताने के लिए आपस में होड़ मचा रहे थे। चैप्टर 1867 स्पियरी स्पिरिट, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल और रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल। फैंग युआन का दिल झटका। इन धुंधले इंसानी आकृति वाले स्थानीय लोगों के वर्णन के अनुसार फैंग युआन ने जल्दी से इन 3 संतों को इतिहास के 3 वेनरेबल से मिला दिया। हर तरह के ख्याल फैंग युआन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधे। ये 3 वेनरेबल्स यहां आए थे। 7वीं मंजिल में मैंने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल
और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़े गए डाओ मार्क्स पाथ भी देखे थे। इसका मतलब कम से कम 5 वेनरेबल्स यहां आ चुके हैं। फैंग युआन को थोड़ा समझ आया, लेकिन वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। जब उसने 7वीं मंजिल में 3 वेनरेबल्स के रास्ते देखे तो यूज एक शक हुआ था, क्या सिर्फ ये 3 वेनरेबल्स यहां आए थे? अगर दूसरे वेनरेबल्स आए तो उनके बनाए हुए रास्ते क्यों नहीं हैं? अब ऐसा लगता है कि हालांकि दूसरे वेनरेबल्स भी यहां आए, जैसे रेकलेस सेवेज और जेनेसिस लोटस, भले ही उन्होंने इस वक्त अपने रास्ते छोड़े हों, वो शायद वक्त के गुजरने के साथ नाश हो गए होंगे। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ओल्डन एंटिक्विटी एरा के दौरान 1 मिलियन साल पहले का एक वेनरेबल था। उसके बाद रेकलेस सेवेज और रेड लोटस आए। मडीवल एंटिक्विटी एरा में 3 लाख साल पहले जेनेसिस लोटस, थीविंग हेवन और जायंट सुन एक के बाद एक आए। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर भी इसी युग में प्रकट हुआ। क्योंकि वो एक हेयरी मन था, वो लंबा समय जिया और उसने थीविंग हेवन और जायंट सुन के साथ काम किया था। मडीवल एंटिक्विटी एरा के बाद लेट एंटिक्विटी एरा था, अब से 1 लाख साल पहले। स्पेक्ट्रल सोल और पैराडाइस अर्थ इसी युग में प्रकट हुए। इस युग के बाद अब का समय था। द प्रोफेसी ऑफ 3 वेनरेबल्स में कहा गया था कि ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल पैदा होगी। वो एक अभूतपूर्व वेनरेबल होगी जो 10 महान वेनरेबल्स को भी पार कर जाएगी। जायंट सन, स्पेक्ट्रल सोल और पैराडाइस अर्थ ने 7वीं मंजिल में अपने रास्ते छोड़े थे। ये रास्ते असल में उनके अंदर घुसने के निशान थे। वो सबसे हाल के 3 वेनरेबल्स दी, इसलिए उनके डाउ मार्क्स ऐप तक मौजूद रह सकते थे। और पिछले वेनरेबल्स, भले ही उन्होंने कोई डाउ मार्क पाथ छोड़ा हो, वो वक्त के गुजरने के कारण मिट गए। फैंग युआन का शक दूर हो गया, लेकिन उसके पास अब और भी ज्यादा सवाल थे। ये वेनरेबल्स एक के बाद एक यहां क्यों आए? क्रेज डेमन केव में इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण है। क्या ये वेनरेबल्स यहां पहुंचने के बाद 9वीं मंजिल तक गए? 9वीं मंजिल का ग्रैंड फॉर्मेशन अभी भी काम कर रहा होना चाहिए, तो अगर ये वेनरेबल्स 9वीं मंजिल तक गए तो उन्होंने फॉर्मेशन को नाश क्यों नहीं किया और रैंक 9 डेरिवेशन गु को क्यों नहीं ले गए? अगर वो 9वीं मंजिल तक नहीं पहुंचे और 8वीं मंजिल में ही रुक गए तो उन्होंने अपने डाउफील्ड्स या दुनियाएं क्यों बनाई? फैंग युआन ने कुछ देर सोचा और अन वेनरेबल्स की दुनिया में जाकर देखने का फैसला किया। वो 9वीं मंजिल का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था। जब वो 7वीं मंजिल में था, उसने कभी नहीं सोचा था कि 8वीं मंजिल का नज़ारा इतना शानदार होगा। शायद वो अन वेनरेबल्स के डाउ फील्ड्स या दुनिया में जरूरी सुराग ढूंढ सके। भले ही वहां कोई जरूरी सुराग ना हो, भले ही ये वेनरेबल्स 9वीं मंजिल में दाखिल ना हुए हों, अन दुनिया में उनकी विरासत होने की काफी संभावना थी। भले ही वहां कोई सच्ची विरासत ना हो, जब तक कुछ पीछे छोड़ा गया है, भले ही वो वेनरेबल के लिए मामूली चीज हो, वो फैंग युआन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह तो इंटरेस्टिंग है। क्या तुम जानते हो कि ये डाउ फील्ड्स और दुनियाएं कहाँ हैं? फैंग युआन ने पूछा। इन कई इंसानी आकृति वाले धुंध ने अपने सिर हिलाए, ये जाहिर करते हुए कि वो नहीं जानते और उन्होंने सिर्फ उनके बारे में सुना है। सैंट, हम इस दुनिया में रहते हैं और बाहर जाने की हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। बाहर बहुत खतरनाक है, हम उसमें कदम नहीं रख सकते। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? एक इंसानी आकृति वाली धुंध ने जवाब दिया। हर निश्चित समय के अंतराल पर इन संतों के शिष्य या छात्र वॉइड को पार करके दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, या तो लेनदेन करते हैं या लूटपाट। हमें ये इन्फॉर्मेशन यूएनएचआई से मिली। फैंग युआन की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। ये शिष्य हर पीढ़ी के वेनरेबल से आए हैं, उनकी ताकत क्या है? उनका वॉइड में से अलग अलग दुनिया में सफर कर पाना देखते हुए ये असाधारण होनी चाहिए। लेकिन जल्द ही फैंग युआन को कुछ गलत लगा जब उसने पूछा, जब इन शिष्यों की इतनी बड़ी तादाद है तो तुमने मुझे देखते ही संत क्यों कहा? एक इंसानी आकृति वाली धुंध ने जवाब दिया, क्योंकि सभी संतों का रूप आप जैसा ही होता है, लेकिन उनके शिष्य हर तरह के आकार के होते हैं। फैंग युआन तुरंत समझ गया, तो ऐसा लगता है यहाँ कोई इंसान नहीं है, ये तथाकथित शिष्य या छात्र शायद कोई दूसरी जातियां हैं, जैसे ये इंसानी आकृति वाले धुंध लोग। वैसे ये पहली बार था कि उसने इन इंसानी आकृति वाली ढूंढों को देखा था। वो ना तो जंगली जानवर थे और ना ही पौधे, वो वेरिएंट ह्यूमंस भी नहीं थे, लेकिन उनकी हल्की फुल्की इंसानी आकृतियां थी। सैंट, कृपया मुझे बचाएं। सैंट, कृपया अपनी व्यवस्था करें और इस दुनिया को बचाएं। कई इंसानी आकृति वाली ढूंढें फिर से सजदे में झुक गई। जरूर जरूर, फैंग युआन मुस्कुराया जब उसने अचानक हमला कर दिया। सैंट, आप क्या कर रहे हैं? हैरानी की चीखें और चिल्लाने की आवाजें एक पाल के लिए फैंग युआन के कानों में गूंजी। 2 सांसों के समय में फैंग युआन ने इन इंसानी आकृति वाली ढूंढों को पकड़ लिया।
इन ढूंढों की तरफ उसकी निगाहें एक मोहक ठंडक से चमक रही थी। सिर्फ पूछताछ से मिली ये इन्फॉर्मेशन कैसे भरोसेमंद हो सकती है? अगर ये इंसानी आकृति वाली ढूंढें फैंग युआन को धोखा देना चाहती, तो ये उनके लिए बहुत आसान होता। बात करते हुए फैंग युआन ने चुपके से आसपास के ज्यादातर हिस्से को स्कैन कर लिया था और इस पाल तुरंत अपनी चाल चल दी। फिर उसने उनकी जांच के लिए सोल सर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया। लेकिन नतीजा थोड़ा अजीब था। इन इंसानी आकृति वाली ढूंढों की कोई आत्मा नहीं थी। बिना आत्मा के क्या उन्हें अभी भी जीवित प्राणी माना जा सकता है? यहां तक कि पौधों की भी अपनी आत्मा होती है। फैंग युआन एक पल के लिए चकित रह गया, फिर यूज एहसास हुआ, लगता है इस छोटी दुनिया में कोई सोल पाथ डाउ मार्क्स नहीं है, इसलिए यहाँ के जीवित प्राणियों की आत्मा नहीं है। ये एक नई और दिलचस्प खोज थी। 5 रीजन्स और 2 हेवंस में सभी जीवित प्राणियों की सोल पाथ डाउ मार्क्स के कारण अपनी आत्मा होती थी, लेकिन इन इंसानी आकृति वाली ढूंढों के पास कोई नहीं थी। उनकी यादें खोजना अब थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये समस्याएं फैंग युआन ने जल्द हाय दबा दी। फैंग युआन ने इन इंसानी आकृति वाली ढूंढों द्वारा पकड़ी गई सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। इस इन्फॉर्मेशन से उसने देखा कि इन ढूंढों ने उस धोखा नहीं दिया था। उनका अस्तित्व एक रस था। जब उन्हें होश आया, वो हमेशा यहीं रहे जब तक ये दुनिया विनाश के कागार पर नहीं आ गई। भले ही संत के शिष्य यहां आए थे और उनसे लेन दे किया था, वो सिर्फ एक बार हुआ था, समय बहुत कम था और इसलिए इन ढूंढों का स्वभाव भी काफी सरल था, अनवर्ल्डली सोच के साथ। फैंग युआन ने यह भी पाया कि ये ढूंढें कोई अलग एंटिटी नहीं थी, बल्कि इस दुनिया का एक हिस्सा थी। वो इस दुनिया को छोड़ नहीं सकती थी। ये इंसानी आकृति वाली ढूंढें लैंड स्पिरिट्स और हेवनली स्पिरिट्स से काफी मिलती जुलती हैं। अचानक एक इंस्पिरेशन की रोशनी फैंग युआन के दिमाग में चमकी। लैंड स्पिरिट्स और हेवनली स्पिरिट्स गु इमॉर्टल के जुनून और हेवनली पावर के मिलन से बनते थे। उनकी भी कोई आत्मा नहीं होती थी, लेकिन उनमें होश होता था और वो लेन दे कर सकते थे। असल में सिर्फ लैंड स्पिरिट्स और हेवनली स्पिरिट्स हाई नहीं, फैंग युआन के पास फॉर्मेशन स्पिरिट और ड्रैगन स्पिरिट भी थे। फॉर्मेशन स्पिरिट गु से पैदा हुआ था, जबकि ड्रैगन स्पिरिट ड्रैगनमन जाति की एक गुप्त रचना थी। क्या इसका मतलब यह है कि ये ढूंढे लैंड स्पिरिट्स और हेवनली स्पिरिट्स का भ्रूण रूप हैं? अगर मैं इनकी गहराइयों को समझ पाऊं, तो क्या मैं लैंड स्पिरिट्स और हेवनली स्पिरिट्स को मैस प्रोड्यूस कर सकता हूं? फैंग युआन की निगाहें चमक उठी जब उसने सबसे कीमती फायदा देखा। लेकिन लगभग आधे दिन के बाद उसने अफसोस के साथ इस दुनिया के विनाश को देखा। वो सच में इन ढूंढों के जन्म के रहस्यों को समझना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त दुनियाएं नहीं थी। उसने अभी अपनी रिसर्च शुरू ही की थी और थोड़ी सी उपलब्धि हासिल की थी कि यह दुनिया नाश हो गई। कोई बात नहीं, मैं ढूंढना जारी रख सकता हूं। इस तरह की दुनिया हालांकि दुर्लभ है, फिर भी अस्तित्व में है। अगर मैं अनवेनरेबल्स के डाउ फील्ड्स ढूंढ पाऊं, तो ये और भी बेहतर होगा। इसके बाद फैंग युआन ने वॉइड में सफर करना शुरू किया और हर जगह कीमती टारगेट्स की तलाश करने लगा। फफ! पैंग शन ने एक मुंह खून उगल दिया और एक कदम पीछे हट गया। वो विशाल था और इस एक कदम ने जमीन पर मजबूती से थप्पा मारा, एक भारी आवाज पैदा करते हुए। अगर ये आम जमीन होती तो एक गहरा गड्ढा बन जाता, लेकिन इस 7वीं मंजिल में मिट्टी का हर इंच एक क्वाजी रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल था। वो बेहद ठोस थे। मुझे फैंग युआन का कोई निशान नहीं मिला। पैंग शन ने अपने होमू के कोने से खून के दाग पूंछते हुए कहा। नॉट इमॉर्टल खामोश था। सीक्रेट स्कीमर ने आ भरी। द 3 क्रेज्ड डेमन एक्सेंट्रिक्स अब एक साथ इकट्ठे हो गए थे। वो पहले फैंग युआन के खिलाफ एक एहतियात के तौर पर अलग हो गए थे, लेकिन अब शैतानी आवाजों के खत्म होने के बाद वो तुरंत फिर से मिल गए। एक तरफ उन्हें लगा कि भले हाई फैंग युआन जिंदा हो, वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा और कभी खतरा नहीं बन सकता। दूसरी तरफ वो फैंग युआन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहते थे। गु इमॉर्टल के जख्म अक्सर बहुत परेशान करने वाले और ठीक होने में मुश्किल होते थे। नॉट इमॉर्टल और सीक्रेट स्कीमर घायल थे। सिर्फ पैंग शन पूरी तरह से ठीक था, लेकिन अब वो भी घायल हो गया था। 7वीं मंजिल में इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स का इस्तेमाल करना एक बुरा आइडिया था। यहां के डाउ मार्क्स इतने कॉन्सेंट्रेटेड कि लगभग एक बैटलफील्ड किलर मूव की तरह थे। आपस में टकराते डाउ मार्क्स ने इसे सभी पाथ्स के लिए दुश्मन बना दिया था। पैंग शन की इन्वेस्टिगेटिव रेंज बेहद सीमित थी, क्योंकि उसके पाथ के अनुकूल डाउ मार्क्स यहां के सभी डाउ मार्क्स का एक छोटा सा हिस्सा हाई थे। मैं जानता हूं कि शैतानी आवाजें शुरू होने पर 7वीं मंजिल कैसी दिखती है। भाइयों, रहने दो। फैंग युआन की उम्मीद है। पैंग शन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कौन सोच सकता था कि फैंग युआन इस तरह मारेगा। नॉट इमॉर्टल ने एक आ भरी।
सीक्रेट स्कीमर को भी बेहद अफसोस हुआ। उन्हें बुराई से छुटकारा पाने जैसा कोई एहसास नहीं था। उनका जीवन का लक्ष्य सरल और एक जैसा था। वो 9वीं मंजिल को एक्सप्लोर करना चाहते थे और डेरिवेशन फॉर्मेशन को हासिल करना चाहते थे ताकि अनंत जीवन की किसी संभावना की तलाश कर सकें। फैंग युआन का मुख्य शरीर काफी देर बाद भी 8वीं मंजिल से बाहर नहीं आया और उसके क्लोन्स घबराने लगे थे। फैंग क्लैन हेडक्वार्टर्स। डिवाइन बीन पैलेस हवा में तैर रहा था, चौंधिया देने वाली जड़ें रोशनी निकलते हुए। अभी फैंग क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर फैंग गोंग, तीसरे सुप्रीम एल्डर फैंग हुआ शेंग, साथ ही फैंग लेंग और फैंग यू दूर से इस जगह को देख रहे थे। जड़ें रोशनी अचानक बदल गई, अनगिनत बिजली के गोलों में बदलकर आसपास फट गई। रंबल। एक के बाद एक धमाकों ने मिट्टी और पत्थर हर तरफ उड़ा दिए और तूफान पैदा कर दिए। धमाकों के खत्म होने के बाद नीचे दबी हुई और गड्ढों से भरी जमीन पर हरी घास उगने लगी, जबकि नए पेड़ दिखने वाली गाती से बढ़ने लगे। उनकी जड़ें मिट्टी में घुसते हुए विशाल पेड़ों में बदल गई। यह डिवाइन बीन पलस का किलर मूव था, मिरियड लाइफ स्प्रिंग लाइटनिंग। यह किलर मूव आसानी से एक्टिवेट हो गया, जो इस बात का संकेत था कि फैंग दी चांग का डिवाइन बीन पलस पर कंट्रोल था। पैलेस का दरवाजा खुला और फैंग युआन का क्लोन फैंग दी चांग मुस्कुराते हुए बाहर निकला। गुड। फैंग गोंग दिल खोलकर हंसा, सेकंड एल्डर, तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि ये फैंग क्लैन के आंतरिक फैक्शंस के संतुलन के लिए थोड़ा चिंता का विषय था, ये पूरे क्लैन के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर थी। इस पलस के साथ हमारा फैंग क्लैन अपनी मुश्किलों से निकलकर सच में राइज कर सकता है। फैंग यू ने खुशी से चिल्लाया। फैंग दी चांग मुस्कुराया, इस पलस के साथ हमें अब हराया नहीं जा सकता। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, अभी भी कुछ एरियाज हैं जिन्हें डिवाइन बीन पलस में सुधारा जा सकता है। सबसे जरूरी डिवाइन बीन सोल्जर्स को पहले से तैयार करना होगा। चिंता मत करो, तुम्हें जितने भी वुडपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की जरूरत है, तुम खजाने से ले सकते हो। फैंग गोंग फिर से हंसा, उसकी खुशी सच में उसके दिल से आ रही थी। चैप्टर 1868 अपनी अपनी तरक्की। ये एक बंजर जमीन थी जिसकी मिट्टी ग्रे सफेद थी। जमीन सूखी थी और उसमें कई नाले उसमें कोई उपजाऊपन नहीं था और यूएस पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। फैंग दी चांग ने इस विशाल जमीन को देखा और पीले जड़े के बीज बिखरा दिए। डिवाइन बीन पलस में बहुत से बीज स्टोर इसमें मुख्य रूप से पीले जड़े के बीज, हरे जड़े के बीज, लाल जड़े के बीज और काले जड़े के बीज शामिल थे। इनके अलावा कुछ खास नीले मटर के बीज और सफेद पाला ब्रॉड बीन के बीज भी थे। इन बीजों को बोन और कुछ समय तक उनकी देखभाल करने के बाद वो हर तरह के डिवाइन बीन सोल्जर्स में बदल जाते थे। डिवाइन बीन पलस का ट्रम्प कार्ड, डिवाइन बीन सोल्जर, एक इंस्टेंट किलर मूव नहीं था। इसे एक बड़ी संख्या में बनने और शक्तिशाली होने के लिए लंबा समय लगता था। इसी वजह से जब चेन यी ने किंग-चू को दबाया था और कर्म डिवाइन ट्री का इस्तेमाल करके डिवाइन बीन पलस को फैंग क्लैन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावित किया था, वो इस मूव का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। चेन यी सिर्फ सोल बीस्ट को रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। फैंग दी चांग इस वक्त पीले जड़े के बीज बो रहा था। ये सभी बीजों में सबसे बेसिक टाइप का बीज था। इन्हें बोन के बाद वो पीले बीन डिवाइन सोल्जर्स में बदल जाते थे। अभी पीले जड़े के बीज यहां पहले ही बिखरा दिए गए थे। फैंग दी चांग ने डिवाइन बीन पलस को एक्टिवेट किया, तुरंत तेज हवा चली और अदृश्य हवा हल्की हरी कुदालों में कंडेंस हो गई। कुदालों ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फैंग दी चांग ने फिर से अपना हाथ हिलाया, आसमान से बारिश होने लगी। बारिश की मात्रा स्पेसिफिक होनी चाहिए थी, ये ना तो बहुत ज्यादा हो सकती थी और ना ही बहुत कम। इसका मुख्य काम इस सूखी जमीन को गीला करना था। जमीन गीली हो गई, पीले जड़े के बीजों में एक रहस्यमयी बदलाव आने लगा। लेकिन यह बदलाव काफी धीमा था। फैंग युआन के क्लोन ने एक और तरीका एक्टिवेट किया। जैसे हाई किलर मूव एक्टिवेट हुआ, जमीन हरे जड़े रंग की रोशनी की लहरों से चमकने लगी जो जमीन में पीले जड़े के बीजों को लगातार समुद्री लहरों की तरह धो रही थी। जब पीले जड़े के बीजों ने इन हरे जड़े लहरों को सोखा, उनकी बढ़ने की गति एक्सप्लोसिवली बढ़ गई। वो जमीन से फूट कर निकले और मजबूती से बढ़ने लगे। इस स्पीड के हिसाब से पीले बीन डिवाइन सोल्जर्स एक दिन और एक रात के बाद उग जाएंगे। फैंग युआन का क्लोन संतुष्टि से सिर हिलाया। अपनी मर्जी से वो अचानक डिवाइन बीन पलस के मुख्य हॉल में वापस आ गया। उसने दीवार पर बने म्यूरल पर एक नजर डाली और एक बदलाव देखा। म्यूरल पहले एक सूखी जमीन का था, लेकिन इस पाल जमीन का एक छोटा हिस्सा बीन के अंकुरों से भर गया था। यह पेंटिंग पाथ का एक तरीका है। डिवाइन बीन पलस में पेंटिंग पाथ इमॉर्टल गू है, म्यूरल में जमीन भ्रम नहीं है। यह कितना अद्भुत तरीका है। इस पेंटिंग में बीज के अंकुर बोन से डिवाइन बीन सोल्जर्स यूजी सकते हैं।
उनकी लगातार देखभाल करने और मेच्योर होने के बाद ये डिवाइन बीन सोल्जर्स म्यूरल छोड़कर मुख्य हॉल में आ जाएंगे। जमीन बेहद बंजर है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बीज बोने के लिए ज्यादा उपजाऊपन की जरूरत नहीं होती, और जैसे जैसे फ्यूचर में ज्यादा बीज बोए जाएंगे, म्यूरल में जमीन का उपजाऊपन बढ़ सकता है और मिट्टी खुद एक तरह का इमॉर्टल मटेरियल बन जाएगी। खर्च में वाटरपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स और वुडपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स शामिल हैं। पहले वाले का इस्तेमाल मिट्टी को गीला करने के लिए किया गया था, जबकि दूसरे वाले से बीजों की बढ़ने की गति बढ़ाई जा सकती थी। इमॉर्टल मटेरियल्स सभी डिवाइन बीन पलस के अंदर स्टोर द फैंग युआन के डू किलर मूव्स स्टोर किए गए इमॉर्टल मटेरियल्स को खर्च करके एक्टिवेट किए गए थे। यह इफेक्ट काफी अच्छा है, लेकिन कीमत भी काफी है। किस्मत से मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और खर्चों को फैंग क्लैन को रिपोर्ट कर सकता हूं। फैंग दी चांग मुस्कुराया। डिवाइन बीन पलस पहले हाई फैंग युआन की संपत्ति बन चुका था। फैंग क्लैन अंधेरे में रखा गया था और यहां तक कि डिवाइन बीन सोल्जर्स को कल्टिवेट करने के लिए रिसोर्सेज प्रदान करके फैंग युआन की मदद कर रहा था। ईस्टर्न सी की गहराइयों में गू ट्राइब हेडक्वार्टर्स। बस इतना ही। फैंग युआन के क्लोन वू शुआई ने धीरे धीरे किलर मूव को रोका। उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। उसके सामने नए ड्रैगन में का एक और बैच था, लेकिन ये नए ड्रैगन में सिर्फ पूर्व बीस्टमैन नहीं थे, उनमें कुछ मरमैन भी थे। लॉर्ड वू शुआई, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ट्राइब की तरफ से शुक्रिया का तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार करें, सीनियर। एक मरमैन गो इमॉर्टल ने अपनी पूंछ हिलाई और धीरे से वू शुआई के पास तैर कर गया, दोनों हाथों से एक इमॉर्टल मटेरियल भेंट करते हुए। यह इमॉर्टल मटेरियल पानी का एक गोला था जिससे सड़ांध आ रही थी। इसे मरमैन गू इमॉर्टल्स के किलर मूव से एक गोले में बांधा गया था। हालांकि मरमैन के हाथ कांप रहे थे, ये पानी का गोला हिला नहीं जैसे कि वो जम गया हो। तो यह अनमूविंग रॉटन वाटर है। मुझे इसकी जरूरत आर्मी एंट्स को पालने के लिए है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तोहफे के लिए शुक्रिया। वू शुआई ने इसे सीधे स्वीकार कर लिया। वो एरो एंट्स पालना चाहता था, जिसके लिए अनमूविंग रॉटन वाटर की जरूरत थी। जब से उसने आर्मी एंट्स पालना शुरू किया था, वो एक खौफनाक गति से बढ़ रहे थे। फैंग युआन द्वारा इसमें भारी मात्रा में अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के अलावा गू ट्राइब और मरमैन ने भी बहुत मदद की थी। स्वाभाविक रूप से फैंग युआन के क्लोन ने उनसे जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि ले दिल से रिसोर्सेज हासिल किए थे। वू शुआई ने अपने किलर मूव का इस्तेमाल करके बीस्टमैन और मरमैन को नए ड्रैगन में बदल दिया, एक चुकौती के रूप में। मेरी ताकत हर दिन तेजी से बढ़ रही है, बदलाव बहुत साफ दिख रहे हैं। गू ट्राइब के साथ इंटरैक्ट करना काफी अच्छा साबित हुआ है। अब मेरा मरमैन जाति से भी एक कनेक्शन बन गया है। ची सी एंसेस्टर के प्रभाव को जोड़कर मेरा ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल वर्ल्ड पर कंट्रोल और भी गहरा होता जा रहा है। ईस्टर्न सी का मरमैन इंपीरियल कोर्ट गहरा नींव वाला एक सुपर फोर्स था। ये दुनिया का एक लौटा वेरिएंट ह्यूमन सुपर फोर्स था। इसे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की मदद मिली थी और वो विकसित होकर अब तक अस्तित्व में रहने में सक्षम था। इसके बावजूद मरफोक हर तरफ से भारी दबाव में थे। पहले उनकी स्थिति ईस्टर्न सी के ह्यूमन फोर्सेस के दबाव से पहले ही अस्थिर थी। ए फ्लैट जबकि 5 रीजन्स केओटिक वॉर शुरू होने वाला था, मरफोक के बीच के समझदार लोगों ने अपनी जाति के अस्तित्व के लिए हर तरफ एक रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। एक बार 5 रीजन्स केओटिक वॉर शुरू हो गया, पिछला नाजुक संतुलन निश्चित रूप से टूट जाएगा। मरमैन जाति का भविष्य अंधकार में था। एक वेरिएंट ह्यूमन जाति होने के नाते वो निश्चित रूप से ह्यूमन फोर्सेस का पहला निशाना बनेंगे। मरफक का एक हिस्सा ड्रैगन में की वृद्धि की संभावना को देख रहा था और अपनी पहचान बदलने में हिचकिचा नहीं रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मरमैन इंपीरियल कोर्ट के यूसीएचसीएच अधिकारी हमेशा से गू ट्राइब की उनके निशान छुपाने में गुप्त रूप से मदद कर रहे थे। उन्हें गू ट्राइब से अतीत के ड्रैगनमैन रहस्य के बारे में पता चला था। ये जानने के बाद कि फेट गू ने प्रकट किया था कि ड्रैगनमैन सर्वोच्च होंगे, मरफोक उच्च अधिकारियों के एक हिस्से ने यह आइडिया सामने रखा। यही कारण था मरफोक के ड्रैगनमैन में बदलने का। मरमैन इंपीरियल कोर्ट ने पहले ही अपनी ट्राइब के अस्तित्व के लिए हर जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन फोर्सेस ने भी फ्यूचर में केओटिक युग का अंदाजा लगा लिया है। वो खास तौर पर हेवनली कोर्ट के खिलाफ सतर्क हैं। मैं इस सतर्कता का फायदा उठा सकता हूं। शायद मैं मरमैन जाति को माना सकता हूं कि वो हेवनली कोर्ट द्वारा फेट गू को रिस्टोर करने पर कुछ मरफक गू इमॉर्टल्स को युद्ध में भाग लेने के लिए भेजे दें। वू शुआई का दिमाग ऐसे गुप्त ख्यालों से भरा हुआ था। बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन। सिचुएशन बेहद खतरनाक थी और देर करने की इजाजत नहीं थी। लिटिल डू, तुम सच में ये करना चाहते हो? माउंटेन क्लिफ सिटी लॉर्ड ने चिंता से फैंग युआन के क्लोन जहन बूडू को देखा। जहन बूडू ने अपना सिर उठाया।
उसकी एड़ तेजी से चमक रही थी और उसका सुर दृढ़ था। हाँ मास्टर, आप बुरी तरह से घायल हैं और इस सिचुएशन में हम इस राक्षस को नहीं हरा सकते। लेकिन अगर हमने उस मनमानी करने दी तो माउंटेन क्लिफ सिटी पूरी तरह से नाश हो जाएगी। ना जाने कितने लोग मरेंगे। मैं सिर्फ रिस्क लेकर एक ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। जैसे ही मैं एक कॉम्बैट बीस्ट वॉरियर बन जाऊंगा, मेन एरोटेल ईगल की पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सकता हूं और इस घिनौने राक्षस से छुटकारा पा सकता हूं। माउंटेन क्लिफ सिटी लॉर्ड ने जहन बूडू को काफी देर तक देखा, ये जानते हुए कि उसका प्रिय शिष्य पहले ही अपना मन बना चुका था और उसके समझने का कोई असर नहीं होगा। उसने अपना हाथ हिलाया। साई, तो जाओ। जहन बूडू ने हिचकिचाया नहीं, तुरंत अपने इमॉर्टल असेंशन को शुरू करने के लिए निकल गया। माउंटेन क्लिफ सिटी लॉर्ड और दूसरे लोग उस घबराहट से देख रहे थे। अनगिनत आम लोग जमीन पर घुटने टेके हुए थे और चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। जहन बूडू का हौसला बढ़ा रहे थे। कई कॉम्बैट बीस्ट एनवॉयज राक्षस को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। उन्हें खुशी इस बात से हुई कि विशाल राक्षस शायद थक गया था, उसके हमले धीमे हो गए थे। ये असल में जहन बूडू का गुप्त मैनिपुलेशन था। अब की सिचुएशन भी एक प्लान थी जो पहले से ही तय की जा चुकी थी। मेरे पास मेरे मुख्य शरीर की यादों और नींव का एक हिस्सा है। मेरा इमॉर्टल असेंशन लगभग तय है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा एक्ट करना होगा जैसे मैं रिस्क ले रहा हूं, ना सिर्फ माउंटेन क्लिफ सिटी में सबको धोखा देने के लिए बल्कि इस ग्रोटो हेवन की हेवनली स्पिरिट को भी। पूरा प्रोसेस उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, जिससे माउंटेन क्लिफ सिटी लॉर्ड और दूसरों के दिल उछालने लगे। लेकिन नतीजा बिना किसी गड़बड़ के था। जहन बूडू आखिरकार एक इमोर्टल बन गया, एक कॉम्बैट बीस्ट वॉरियर बन गया। जहन बूडू ने फिर अपनी महान शक्ति दिखाई जब उसने राक्षस को हरा दिया। वाह, लिटिल डू कितना पावरफुल है। लिटिल डू, तुमने पूरे शहर के लोगों की जान बचाई। हम सच में नहीं जानते कि क्या कहें। जैसा कि हमारे छोटे रक्षक से उम्मीद थी, लिटिल डू। लिटिल डू, तुम शायद इतिहास के सबसे युवा कॉम्बैट बीस्ट वॉरियर हो। लोगों ने जहन बूडू को घेर लिया और उस उठा लिया, यूज हवा में उछाल कर पकड़ते हुए। जहन बूडू शहर के हर किसी के दिल में एक हीरो बन गया था। उसकी अभी अपराजय प्रतिष्ठा थी। भीड़ से अलग घायल माउंटेन क्लिफ सिटी लॉर्ड ने इसे संतुष्टि से देखा। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान दिख रही थी। चैप्टर एंड।